तो इस वक्त हमारे साथ हैं बाला नंदगांवकर। वैसे अनिल परब जी भी होने वाले थे लेकिन वो तो आए नहीं हैं, तो अभी बाला नंदगांवकर साहब से शुरू करते हैं वार्तालाप। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई सालों तक आपने बहुत मुखर होके उद्धव जी का विरोध किया था। क्या वो आपको गले लगाए हैं उसके बाद से? जब से भाई तुम गले मिल लिए, आप उनसे गले मिल पाए हैं? डियर सिस्टर, जहां तक मुझे कहना है कि वो दोनों भाई, दोनों परिवार एक आ जाए, ये मेरे मन की बात नहीं थी, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी और उसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था। मैं ये चाहता था कि दोनों पुत्र बाला साहब के हैं, दोनों पुत्रों में थोड़ा सा भेदना हुआ, मतभेद हो गया, मनभेद हो गया, तो मैं ये चाहता था कि दोनों भाई एक साथ आए, परिवार एक साथ आए, ठाकरे परिवार एक साथ आए और मराठी की जो जनता है, महाराष्ट्र की जनता है, वो भी चाहती थी। और मुझे लगता है कि वो अभी दोनों साथ में आए तो उन्हें मुझे लगाने में, अभी गले लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मगर लगाया क्या गले? नहीं, लगाने की जरूरत भी नहीं है। जब उन्होंने हमको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ दिया है, उससे बढ़कर हमको और क्या चाहिए? जो भी है उनके वजह से है। आपको तो लोग बहुत सालों से जानते हैं और इस बार की जो इलेक्शन है, हर बार इलेक्शन में ऐसा होता है कि भाई मुंबई को तोड़ने की कोशिश हो रही है या फिर मुंबई का अस्तित्व जो है वो खतरे में है, मराठी अस्मिता खतरे में है। ये हर बार जब इलेक्शन आती है तो एक ही लाइन आगे कैसे आती है कि किस तरीके से मराठी की अस्मिता खतरे में आती है? हर इलेक्शन में यही क्यों है बाला? नहीं, पहली बात एक याद रखना अभिषेक जी कि ये जानबूझ के कोई लाइन नहीं लाता है। जिस तरह से मुंबई में पहले तो मुंबई महानगर पालिका एक अथॉरिटी थी, एक कलेक्टर ऑफिस था। अभी तो मुंबई महानगर पालिका अथॉरिटी है, उसके बाद में न जाने कितनी अथॉरिटीज आ गई है। कलेक्टर ऑफिस तो है ही, और उसके बाद में एमएमआरडी से लेके पीएमआरडी तक हर जगह पे जो संस्थाएं खड़ी की गई, उसके वजह से हमें ऐसा लग रहा है। और उसके बाद में एमएमआर रीजन जो बनाया गया है, ये संस्थाएं तो आज तो नहीं बनी, पिछले नहीं, 20-25 साल से आज नहीं बनी है। संस्थाएं तो अलग अलग हैं सर, लेकिन मुद्दा ये है कि हर बार मराठी मानुस ही क्यों खतरे में आ जाता है, और वो भी वही चुनाव के नहीं, समय। कोई मराठी मानुस खतरे में आने का सवाल ही नहीं है। जब 107 हुतात्मे हमने दिए थे, सबका मुद्दा यही है कि हम मराठी के लिए एक साथ आए। बिल्कुल ना, बिल्कुल मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि जिस तरह से आप अगर देख रहे हैं कि एमएमआर रीजन जो बन रहा है, वो एमएमआर रीजन के लिए जैसे वो जा रहा है, वो देखने के बाद लोगों के दिल में डर है। जो पहले स्वातंत्र के बाद जो निजी ख्वाहिश थी, वो तो ख्वाहिश पूरी करने नहीं जा रहे। तो हम लोग क्यों सतर्क न हो जाए? ये कोई सत्ता सुंदरी की लड़ाई नहीं है, ये मराठी आदमी की लड़ाई है। 107 हुतात्मे जब हमने दिए हैं तो हमें लगता है कि मुंबई हमारी और हमारी रहनी चाहिए। इसका मतलब हम लोग और किसी लोगों का द्वेष नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल परब साहब के पास जाएंगे, उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि दोनों भाइयों को साथ लेने में आपने बहुत पहले इच्छा जताई थी, कहा था कि दोनों को साथ होना चाहिए, बहुत इसके लिए आपने काम भी किया, लेकिन जब स्टेज पे दिखे तो सिर्फ संजय राउत दिखे, आप नहीं दिखे। नहीं, ये वो हकीकत में बताता हूँ, वो दरमियान मुझे थोड़ा सा बहुत बड़ा गले का प्रॉब्लम हो गया था और मैं बात ही नहीं कर सकता था। और मुझे ये डर था कि अगर मैं जाऊंगा तो साहब मुझे बाजू में बिठाएंगे, न जाने मेरा इन्फेक्शन अगर उनको हो जाता है। एक बार मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा तो मैं समझ सकता हूं, पर उनको इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उनको रैलीज करनी है, लोगों को मिलना है, तो क्या करेंगे? उसके लिए मैं जानबूझ के नहीं गया था। चलिए ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। परब साहब भी आ चुके हैं स्टेज पे। परब साहब, मराठी अस्तित्व की, मराठी अस्मिता की बात हो रही थी। अब आरोप बाला नांदगांवकर जी कह रहे हैं कि भाई मराठी अस्मिता जो है वो खतरे में नहीं है। 107 हुतात्मा जब हुए तब मुंबई हमारे साथ हाथ में आई है, लेकिन जिस तरीके से एमएमआर रीजन बढ़ रहा है तो कुछ एक उनको लग रहा है कि भाई एक सस्पिशन लग रहा है कि कुछ तो एक प्लान हो रहा है। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि मराठी अस्मिता खतरे में नहीं है,
ठाकरे बंधुओं की सत्ता खतरे में है, उनका ब्रांड खतरे में है। लगातार 25 साल मुंबई के लोगों ने ठाकरे इस नाम को देख के ये शिवसेना के हाथ में सत्ता सौंपी थी। बार बार लोग सत्ता दे रहे तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं है। लोग भी सोचते हैं, समझते हैं, और एक बार तुम सत्ता हासिल कर सकते हो, दूसरी बार कर सकते हो। बार बार जब लोग आपको सत्ता देते हैं तो इसका मतलब लोगों को आपके प्रति विश्वास है। मुंबई में जो शिवसेना ने सत्ता हासिल की है उसके 3 कारण हैं। एक तो मुंबई की सुरक्षा, लोगों का विश्वास, और तीसरी अवेलेबिलिटी। जो नगर सेवक लोगों को सुबह उठने से रात को सोने तक जिसकी अवेलेबिलिटी लगती है, वो अवेलेबिलिटी आज शिवसेना के पास में है। वो तो सारी मनसे पार्टियों के के नगर पास सेवकों में। के पास है ना। नहीं, आप देखो, देखोगे तो शिंदे साहब तो 24/7 राजनीति करने वाले शिंदे नेता साहब कौन है। है? शिंदे साहब कौन है? शिवसेना के नेता है अभी। तो अभी अलग हो गए ना। हम्म तो ये शिवसेना जैसे बाळा नांदगावकर कौन है? ये कार्यकर्ता का गुण हम्म उसमें पहले से ही होता है, जो शिवसेना की खासियत है। आज बाळा नांदगावकर जी आज मनसे में है, लेकिन कार्यकर्ता का गुण आज भी उनमें से गया नहीं है। लोग आधी रात को भी उनके घर पे जाते हैं, विश्वास से जाते हैं कि मैं इनके पास जाऊंगा तो ये आदमी मेरे लिए आएगा, मेरे कुछ काम में आएगा। ये जो विश्वास है, इस वजह से ये होता है। ठाकरे ब्रांड को ये डर नहीं है कि अपना ब्रांड खतरे में है। ये ब्रांड एस्टेब्लिश ब्रांड है, इसको खतरे में कोई ला नहीं सकता है। राजनीति पर मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि सिर्फ बाला साहेब ठाकरे एक ब्रांड थे, उसके बाद कोई ब्रांड नहीं बना। आप आज क्या? भी उनको ठाकरे इस नाम से ही वोट मांगने पड़ रहे हैं। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह रहे हैं, वो भी मिस कॉल की। मिस कॉल पे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नाम किसका चला रहे हैं? बाळा साहब का। बाळा साहब का फोटो लगाए बिना इतनी बड़ी पार्टी आज भी महाराष्ट्र में वोट नहीं मांग पा रही है। तो इसका मतलब जो ठाकरे सरनेम है, उस सरनेम का करिश्मा आज भी है। एक चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि करिश्मा है अभी भी, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग पिछले कई सालों में सिर्फ छोड़ के गए हैं आपकी पार्टी को। इनकमिंग बहुत कम रहा है, आउटगोइंग ही ज्यादा रहा है। ऐसे में आपको क्या दिखा जो आप यहाँ इतने साल से हैं? देखो, मैं हो, बाळा नांदगावकर जी है। मैं इनसे भी पूछूंगी ये हाँ, सवाल, तो लेकिन दोनों आप के अपने- बारे में आप- हमारे दोनों के बीच में एक कॉमन जो गुण है, वो पार्टी के प्रति निष्ठा। ये हमारे दोनों के बीच में है। वो भी जिनके साथ में रहे, लेकिन वो ठाकरे उनके नाम साथ से है। निष्ठा है या फिर ठाकरे नाम से ही निष्ठा है। जिस नाम ने हमको बड़ा किया है, जिस नाम ने हमको पहचान दी है, जिस नाम की वजह से लोग जानते हैं हमको, उस नाम के प्रति निष्ठा रखना ये कोई गलत बात नहीं है। मेरे स्वार्थ के लिए मैं अगर जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे बड़ा किया, उसको अगर मैं भूलूं तो उसको अपनी मां से बेईमानी की का जो आरोप लगता है, वो लगता है, और वो हम मानना नहीं चाहते। आपके ऊपर केस तो रजिस्टर हुआ था, क्या आपको ऑफर भी मिला था? मेरे पर एक केस नहीं, आपने बहुत सारे कवर किया, केसेस हाँ, रजिस्टर बहुत सारे हुए हैं। केसेस कवर किए हैं आपके ऊपर, अभी भी चल ही रहे हैं। ऑफर देखो, ऑफर मिला था? ऑफर किसको दी जाती है? जिसका थोड़ा सा कैरेक्टर डलता है, उसको ऑफर दी जा सकती है। उनको मालूम है इनको ऑफर देके कुछ फायदा नहीं है, तो ऐसे लोगों को कोई ऑफर नहीं देता है। नांदगावकर जी, जब हम मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, तब मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने बात की हिंदुओं की। यहाँ पे जो भी मेयर बनेगा वो हिंदू बनेगा और मराठी बनेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हिंदुत्व का साथ छोड़ा है, उनसे लोग अब मुकर गए हैं। देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम्म ये हम जैसे कार्य करते हैं वैसे वो भी कार्य करते हैं। समाज मन क्या कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाला साहब के विचारों से हम लोग पूरे बांधे हुए लोग हैं। इस हिंदुस्तान में हिंदू वोट बैंक बनाने का काम ही बाला साहब जी ने किया है। जो पार्ला की इलेक्शन हो गई थी, उसमें हम भी गए थे, जब भी हमारे साथ भुजबल साहब भी थे। तो बीजेपी को हिंदू तो हमने ही सिखाया है
कि हिंदू के वो नाम पे वोट मिल सकता है, जब तक उनको नहीं पता था। तो ये मुंबई है, मुंबई में जब ठाकरे परिवार ने आज तक मेरे जैसा कॉमन 10x10 के रूम में रहने वाला आदमी, लड़का, नारायण राणे साहब जैसे चेंबूर के घाटले में रहने वाला, इनकम टैक्स में काम करने वाला आदमी, एकनाथ शिंदे जैसा रिक्शा चलाने वाला आदमी, जब इस राजनीति में लाके इतना बड़ा बना के रखा है, जब भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मुंबई का मेयर, मगर उनकी प्रायोरिटी मराठी आदमी की कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आप क्यों ला रहे मराठी हिंदू, क्यों ला रहे? ये आप लोग की राजनीति, आप लोग बेबनाव करना चाहते हैं हिंदू में और मराठी में। आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए वो सारे छोड़कर गए और वो वही कह रहे हैं कि बाला साहब अलग थे, अब उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व छोड़ा है। परब साहब नहीं 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 नहीं, बाला साहब के लिए हिंदू तो नहीं छोड़ा है उन्होंने। बाला साहब की बात अलग है। बाला साहब की बात अलग है। इसका जवाब मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व, वो हिंदुत्व हम नहीं मानते, हम बाला साहब का हिंदुत्व मानते हैं। बाला साहब ने जो हमको हिंदुत्व, जरूर फर्क है। क्या? बाला साहब ने जो हिंदुत्व बनाया था कि देश के प्रति प्यार करो, देश में जो रहता है उसके प्रति प्यार करो, वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन कर चुकी है, इट्स अ लाइफस्टाइल। और आज भी हमारी लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुई है। हिंदुत्व मतलब इनका हिंदुत्व की जो व्याख्या है वो, उससे हम बंदिल नहीं है। हमने बीजेपी को छोड़ा है, हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। आज भी हम हिंदू करके ही बोलते हैं, हिंदू करके ही लोगों के सामने जाते हैं, और हमारा हिंदुत्व सब लोगों ने माना हुआ है, हिंदुत्व है। बीजेपी जो चाहती है कि बीजेपी का हिंदुत्व हम माने, ऐसा नहीं होता है। हमने बीजेपी को छोड़ा है, हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। लेकिन परब साहब, क्या आपको थोड़ा नुकसान हुआ जिस तरीके का प्रचार हुआ विधानसभा में, बटेंगे तो कटेंगे, जिस तरीके से लोकसभा में आपको वोट मिले, बहुत सारी ऐसी लाइनें दिखी जहां पर मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष जो है वो लाइन लगाकर वोट डाल रहे हैं, और उसी को वीडियो दिखाकर बाद में ये दिखाया गया कि देखिए जिस तरीके के वोट मिल रहे हैं शिवसेना को कांग्रेस की वजह से, अब वो एक तरीके से उनकी बदौलत चुनकर आना चाहते हैं और उनका प्रचार करना चाहते हैं। तो क्या इसका नुकसान हुआ? बटेंगे तो कटेंगे, आप ये कन्विंस करने में एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहे मतदाताओं को कि हम ही हिंदुत्व के सच्चे जनाधार वाले लोग हैं। हम दोनों यहां पर बैठे हैं, ये बाला साहब के चिले, हमको लोग हिंदू नहीं मानते। लेकिन विधानसभा में जो नुकसान हुआ, वही मैं बता रहा हूं, ये राजनीति, नुकसान ये जो राजनीति की नगर निगम के चुनाव में हुआ। देखो, उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जो कोरोना में जो काम किया, उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी थी, उसमें अपने राज्य में कोई दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, इसलिए किया हुआ काम, ये अगर लोगों को पसंद आया और लोगों ने वोट दिया तो इसमें गलत बात है। लेकिन उसको जिस तरह से कटेंगे या बटेंगे, एक तो तुम डेवलपमेंट पे बात करो, तुम लोगों को क्या देने वाले हो बात करो, तुम मुद्दे पे की बात करो। बटेंगे तो कटेंगे, अभी मुंबई महानगर पालिका भी आप बटेंगे तो कटेंगे पे ही लेके जाना चाहते हो। आप लोग भी तो मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। जो 25 साल आप लोगों ने काम किया उसका जिक्र नहीं करते हैं। हम आप आज लोग भी मराठी कर रहे हैं। आज भी मराठी के साथ में मराठी अस्मिता जो है, कौन से स्टेट की, देखो यहां पर जो देश का जो विभाजन हुआ है वो अस्मिता के आधार पे हुआ है, प्रादेशिक रचना पे हुआ है, और हर प्रदेश की अपनी खुद की अस्मिता होती है। इस अस्मिता को कोई ठेस पहुंचाए ये कोई प्रदेश मानने वाला नहीं है। आप गुजरात में जाके मराठी मेयर बना सकते हो, आप बंगाल में जाके बिगर बंगाली मेयर बना सकते हो, तो बाकी के राज्यों को कोई सवाल नहीं पूछता है, सवाल सिर्फ यहां पर ही पूछा जाता है। और हमारा यही कहना है, प्रादेशिक अस्मिता को साथ में रख के डेवलपमेंट की बात करनी ही चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम जो वोट मांगने जा रहे हैं वो करून दाखवलं इस टैगलाइन के अंडर जा रहे हैं, हमने करके बताया, इसलिए लोगों ने 25 साल सत्ता दी। अगर हमने किया नहीं होता तो 5 बार सत्ता लोग क्यों देते थे? तो हम इस दोनों चीजों को साथ में लेके जा रहे, हमने मराठी अस्मिता को साथ में रखने का काम किया है, और वो हमारा काम ही है, क्योंकि जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश के बारे में गर्व रखना ये कोई गलत बात नहीं है। उसके साथ में हम डेवलपमेंट का विजन भी साथ में लेके जा रहे हैं, और डेवलपमेंट का विजन हमने पूरा किया है। जितने भी मैनिफेस्टो हमने दिए हैं उस मैनिफेस्टो के सब काम
हमारे सामने किसी को बिठा दो। लेकिन सीएम साहब तो कह रहे हैं कि आप सारे काम जो है उनके ही दिखा रहे हो। तो अटल एक सेतु बार हो या फिर आमने कोस्टल सामने, रोड हो एक या बार फिर आमने बीडीडी कोस्टल हो। रोड पे भी आप लोगों ने जाके एक बार inauguration हमने कर दिया था। मेट्रो जरूर हो। बिना उनके कोस्टल बोले। रोड ये उद्धव ठाकरे की संकल्पना थी, मुंबई महानगर पालिका के पैसे से बना हुआ है और विदाउट टोल बना हुआ है। ये संकल्पना किसकी थी? ये संकल्पना 2017 के मैनिफेस्टो में थी, जहां पर बीजेपी साथ में नहीं थी। उस वक्त भी हमने जो मैनिफेस्टो दिया, अब इनका नसीब अच्छा है कि ये लोग उद्घाटन के टाइम पे सत्ता में है, इसको हम क्या कर सकते हैं? अब इनका नसीब, कुछ चीजें इनके नसीब में भी लिखी हुई है, तो इस नसीब से तो कोई जूझ नहीं सकता है। लेकिन हम काम करने वाले लोग हैं। हमने जो मैनिफेस्टो, इस बार भी हम जो मैनिफेस्टो देंगे, वो लोगों को विश्वास है कि हम हमारा मैनिफेस्टो पूरा करेंगे, और इसलिए हमको ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम इस इलेक्शन को सामने जा रहे हैं कि हम जरूर जीतेंगे। देखिए नांदगांवकर साहब, ये एक चीज तो है कि कैसे लड़ेंगे आप दोनों भाई साथ में आ रहे हो, आप मन सैनिक हो, शिव सैनिक हो, साथ में आ रहे हो, लेकिन एक तरीके से आप जब मुंबई में प्रचार करने के लिए बाहर निकल ही रहे हो, तब तक तो 70 लोग निर्विरोध चुनकर आ गए। तो पहली बात देखो कि मैं भी 45-50 साल से राजनीति में हूं। मेरे जीवन की 9-10 इलेक्शन मैंने लड़ी है। मैंने कभी ये देखा नहीं कि बिनविरोध निवडणूक होती है। ये कौन सा तरीका है भाई? लोक प्रतिनिधि जो कायदा है उसमें अगर एक, वो जब का कायदे में जब एक कैंडिडेट था तो बात अलग है। अभी तो नोटा का पर्याय आ गया। जब नोटा का पर्याय आया है तो आपको नोटा का पर्याय वापरना चाहिए ना, क्यों नहीं वापरा आपने? आप इलेक्शन में जाके कोई कैंडिडेट को, जैसे मैं बता रहा हूं, सोलापुर में बीजेपी का कैंडिडेट था, पहले का भी एक बीजेपी का कैंडिडेट था, वो बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट दिया गया, दूसरे बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट दिया गया, तो मेरा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, युवा कांग्रेस का, मेरा यूथ का, मेरा जो अध्यक्ष था बाला साहब सरोदे, वो एक ही परिवार के थे। वो बताने गए उसके भाभी के लिए, वो शिंदे जो पहले की काउंसिलर थी उसको टिकट नहीं मिला था, ये उसके भाभी को टिकट मिला था, जो भाजपा में, वो भी भाजपा में थी, ये हमारा था। वो बताने को गया, पूछने गया कि काय के लिए ऐसे कर रहे हो, तो उसके बाद उसके आंख में मिर्ची का पुड़ी डाल के उसका मर्डर किया गया। क्यों? बिनविरोध निवडणूक होने के लिए। यानी आप पैसा बांट रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हो, नाम है बाला नंदगांवकर आधार कार्ड पे, थोड़ा इधर मिस्टेक है, कट, रजिस्टर, ये तुम्हारा जो नोटराइज करना पड़ता है, नोटराइज के ऊपर ये नहीं है, रिजेक्ट। यानी तो बीजेपी के लोगों के साथ भी हुआ, उनकी नहीं, दूसरे उसकी बहन जी, मैं दूसरी बात ये बता रहा हूं ना, क्यों बीजेपी के लोग चुन के आए, क्यों शिंदे के लोग चुन के आए भाई, क्यों अजीत पवार साहब के लोग चुन के आए भाई, अपोजिशन क्या क्यों नहीं आया कोई, ना एमएनएस का आया ना। लेकिन ये भी तो सवाल उठता है ना परब साहब कि आपके लोग ही विड्रॉ कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं? फिर आपने ऐसे लोग क्यों चुने कि जो लॉयल नहीं है, जो एक तरीके से मजबूत नहीं है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है? इसका जवाब मैं दो तरह से दे इस पर मुख्यमंत्री का आरोप यह है कि ठाकरे ने मुंबई के बाहर राजनीति नहीं की है, उन्होंने अपने लोगों को बाहर, मुंबई के बाहर लोगों को अनाथ छोड़ दिया है। यही वजह है कि लोगों ने छोड़ा है उनका साथ। देखो, एक बात है, ठाकरे ने क्या मुंबई के बाहर राजनीति नहीं की ऐसा कहना है। 95 में ठाकरे की सेना ही मुख्यमंत्री बना चुकी थी, और ये हमारे साथ में, हमारे हाथ पकड़ के इनके डिप्टी सीएम बने थे। तो ठाकरे पहले मुंबई के बाहर थे, हमारा हाथ पकड़ के ये लोग कुर्सी तक पहुंचे। दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये दोनों पार्टियां जो है ये छोटे छोटे लोगों से बनाई हुई पार्टी है। हम लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता है। इसमें दो तरह के लोग हैं, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए भाग रहे हैं, और जिनके पास में कुछ भी नहीं है, जो छोटा कार्यकर्ता है, उसको अगर एक साथ 50 करोड़ रुपए आपने बताया, तो लालच नाम की चीज जो बीजेपी ने जो डाली है सबके सामने, उसमें जो टूटने वाले, क्यों हमारे जैसे लोग टूटते नहीं है? कितना पैसा मिला? अभी तो आपने तो सुना होगा 50 खोके एकदम होके, ये तो स्लोगन, वो तो पुरानी बात है। अभी कितना रेट चल रहा है? अभी 50 नहीं होंगे, थोड़ा कम होगा, लेकिन पैसे की लालच तो दे रहे हैं। पुलिस की धमकियां दे रहे हैं, ईडी की धमकियां दे रहे हैं, इनकम टैक्स की धमकियां दे रहे हैं, सीबीआई की धमकियां दी है। हमने कौन सी एजेंसी को फेस नहीं किया? तो इस तरह से साम दाम दंड भेद का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो जो कमजोर है वो टूटते हैं।
जो स्ट्रांग है वो आज भी है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सब आज भी हमारे पास में है। जिनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है ऐसे लोग आज भी है। और शिवसेना ऐसे ही पार्टी से बनी है, मन से ऐसी ही पार्टी से बनाए जहां पर बहुत सारे लोगों के लिए गंवाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं मन से और हमारा साथ, तो ये हम साथ साथ हैं कब तक चलेगा? ये जो सिविक पोस्ट हो रहे हैं उसके नतीजों तक या हमारे उसके बाद? पक्ष प्रमुख ने तो ये तय पहले ही दिन ऐलान किया, हम साथ में आए हैं साथ में रहने के लिए। इसका मतलब आप समझते हो। लेकिन आप लोगों के जैसे लोगों को क्लैरिटी मिली है इस बात पे? लेकिन आप लोग इसमें बोल रहे हैं कि सिविल पोल के बाद रहेंगे कि नहीं। आपको किसने बताया सिविल पोल के बाद हम नहीं रहेंगे? हमने तो पहले ही तय किया है कि हम रहेंगे साथ में रहने के लिए। और नतीजों में क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट सोच क्या रहे हैं कि कितना मिलेगा? मुंबई में कितने सीट? शिवसेना का महापौर मतलब मराठी आदमी ही होगा, ये तय हो चुका है। और नासिक और ठाणे की अगर हम बात करें तो? मैं तो आज मुंबई के बारे में बात कर रहा हूं। मैं मुंबई के मतलब मुंबई आज तक के लिए आया हूं जी। महाराष्ट्र आज तक के लिए आऊंगा तब महाराष्ट्र आज तक के लिए बात करूंगा। लेकिन कुछ एस्टिमेट तो होगा? नहीं, मैंने जैसे बताया हम आज दोनों बैठे हैं यहाँ पर मुंबई के लिए, तो मुंबई का महापौर मराठी ही होगा। और नंबर जितने लगते हैं महापौर बनने के लिए उतने जरूर आएंगे, मिलेंगे आप लोगों को। हाँ। नांगावकर साहब, जब आप बोल रहे हैं कि दो भाई साथ में आने से एक बड़ा इंपैक्ट बनेगा, लेकिन दिखने को ये मिल रहा है कि अभी तक जनसभा जिस तरीके से होनी चाहिए, लोगों में जाना चाहिए, वो जो माहौल है वो नहीं दिख रहा है। अभी कल एक सभा है नासिक में, लेकिन मुंबई में और बाकी सारी शहरों में, नवी मुंबई है, ठाणे है, कल्याण डोंबिवली में है, क्या प्रचार में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और फडणवीस ने एक तरीके से आघाड़ी ले चुके हैं, तो क्यों ठाकरे ब्रदर्स जो है वो झिझक रहे हैं कि भाई लोगों में जाकर बात करके सभाएं लेके, जनसभाएं लेकर ये माहौल क्यों नहीं बना रहे? तो एक बात याद रखना, दोनों भाई जो है वो जब तक आपका समुद्र मंथन ये चालू रहेगा तब तक साथ में रहेंगे, ये पहली बात। और कोई महाराष्ट्र के लोगों को हमने अनाथ नहीं छोड़े। हम लोग अनाथ छोड़ते तो इनको एकनाथ की जरूरत नहीं पड़ती। इनको एकनाथ की जरूरत है ना, हमने अनाथ नहीं छोड़ा। हमें पता है क्या करना है जमीन पे, और हम लोग जमीन पे करते हैं। दूसरी बात है, रैली होनी चाहिए, रैली होनी चाहिए, रैली में स्पीच होना चाहिए, दोनों भाइयों साथ में आना चाहिए, घूमना चाहिए। ये बात से मैं सहमत हूं, और वैसा ही तय हुआ था कि रैलियां बहुत सारी करेंगे। और उसके बाद में हम लोगों ने उनको बताया, नेता लोगों ने, कि आप रैली करेंगे, एक रैली करेंगे, उसके बाद में विचारधारा जाएगी, मगर आप प्रैक्टिकल शाखा शाखा में जाएंगे और लोगों से कन्वर्सेशन करेंगे, सुसंवाद करेंगे, तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। और करके उद्धव जी एक साइड से जा रहे, उनकी मिसेस रश्मि भाभी एक तरफ से जा रहे, मिस्टर राज ठाकरे जी एक तरफ से जा रहे, उनके दोनों के बेटे एक तरफ, हर जगह से पूरे मुंबई में हमारे शाखा शाखाओं में जाके वहां का वातावरण बदल रहे। तो रैली से बड़ा वातावरण इसमें बन रहे। तोते की जान जैसे, बादशाह की जान जैसे तोते में होती है, वैसे ठाकरे ब्रदर्स की जान जो है मुंबई में है, ऐसा बोल रहे विरोधी आपकी सत्ताधारी पार्टियां। क्योंकि वो बोल रहे कि हम लोग, देखिए, हम लोग नागपुर जा रहे हैं, अमरावती जा रहे हैं। अरे भाई, 29 म्युनिसिपल देखो हमारे कंबर पे बैठ के आ गए ना। अरे वो हमारे कंबर पे बैठ के आ गए, हमारे कान में अभी काड़ी डाल रहे हैं। हमने तो कंबर पे बिठाया उनको। कौन थे वो, कहां थे वो? अभी न जाने 2014 से मोदी साहब आए तब से उनको मिला स्कोप, उसके वजह से चल रहा है। मरे उल्टा पत्ता है, राज ठाकरे जो बोलते हो, कभी गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। मुंबई में कौन बड़ा सबसे सामने आपको कौन दिख रहा है? बीजेपी बड़ी दिख रही है एज एन एनिमी, या फिर एकनाथ शिंदे आपको दिख रहे हैं? नहीं, हम तो सीधी साथ, हमारे अपोनेंट जो वार्ड के हमारे सामने जो है, फिर जहां पर बीजेपी है वो हमारा अपोनेंट है, जहां पर शिंदे है वो हमारा अपोनेंट है। हम ये नहीं सोचते, हम वार्ड वाइज देखते हैं। 227 वार्ड में हमारे अगेंस्ट में जो है वो हमारे अपोनेंट है। जो सामने आएगा उसको हराएंगे। बीजेपी आएगी तो बीजेपी को हराएंगे, एकनाथ शिंदे आएंगे तो एकनाथ शिंदे को हराएंगे। और आपने जो सवाल पूछा कि मुंबई में जान अटकी पड़ी हुई है, हमारी जन्मभूमि मुंबई है, हमारी कर्मभूमि मुंबई है। शिवसेना की पैदा यहां पर मुंबई में हुई, तो जहां पर आप पैदा होते हो, जहां पर आप बढ़ते हो, उस शहर से सबसे ज्यादा लगाव होना चाहिए कि नहीं? और बाकी शहरों से तो बाकी शहरों से होना ही चाहिए, लेकिन जहां पर आप पले पड़े, जहां पर आपका सब हो गया, उस शहर से अगर लगाव है तो हम अपनी मां की सेवा करते हैं, ऐसा आपको लगता है
नागपुर में फडणवीस साहब नागपुर की ज्यादा उनको लगाव हो सकता है क्योंकि वो नागपुर के हैं। बाकी जो अपने अपनी सिटी से गांव से आता है, पहला लगाव तो उसको वहीं से होता है। अभी सबको क्या हो गया है, मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी हो गई है। ये पूरी दुनिया का एक ऐसा शहर है कि जिसको लोग आज सोने की अंडा देने वाली कोमड़ी समझते हैं, मुर्गी समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमारा मुंबई है, मुंबई के बारे में हमको प्यार होना ही चाहिए। उसका रीजन ऐसा है कि हम यहीं पर बड़े पले हो गए। और फिर महाराष्ट्र तो है ही। जब महाराष्ट्र की बात आ गई है, जब विधानसभा की बात आती है, तो जरूर महाराष्ट्र ही हमारा सबका है, उसके प्रति प्यार होना ही चाहिए। लेकिन मुंबई के बारे में सबसे ज्यादा सोचने वाली पार्टी अगर कोई होगी तो शिवसेना और मनसे होगी, क्योंकि ये यहाँ की लोकल पार्टी है। नंदगांवकर जी, आप लोग जब इलेक्शन खुद से लड़ते थे उतना ज्यादा कभी आउटगोइंग नहीं था, लोग निकलते नहीं थे आपके पार्टी से। लेकिन जब से आप लोगों ने यूबीडी से हाथ मिलाया है, आउटगोइंग शुरू हो गया है। आपके भी कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं। नहीं नहीं, भले जाए, हमें भी दुख है उस बात का। जिस बच्चों को हमने बड़ा किया, इतना सम्मान दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी वो जा रहे। क्यों जा रहे? तो कारण कुछ क्या कर है? रहे हैं रोकने के लिए? क्या नहीं, कर जरूरत वो नहीं तो रोकने चलेगा के लिए, दूसरी नहीं तरफ। रोकने के लिए जरूरत इसलिए नहीं है। हम कोशिश तो करते ही है। कोई भी एक एक कार्यकर्ता बड़ा करने में बड़ा टाइम जाता है, क्योंकि मैं खुद कार्यकर्ता हूं और वो कार्यकर्ता को फूल के जैसे संभालना ऐसा पड़ता है। बोला जा रहा है कि और लोग जाएंगे। वो पता नहीं, जाएंगे तो उनकी मर्जी है, मगर क्यों जा रहे हैं उसका सवाल नहीं आप पूछ रहे। क्यों जा रहे हैं भाई? दाम करी काम को दुनिया करी सलाम। अभी दाम का काम चल रहा है भाई। मुंह में राम बगल में छुरी ने, दाकड़ वर्षा तो है ही, दादागिरी है, यंत्रणा है, सब कुछ है। उसके बाद पैसा भी मिल रहा है। लोग पैसे के लिए जा रहे, लोग ईडी सीढ़ी से बचने के लिए जा रहे। न जाने मेरे साथ में रहने वाले जिनको हमने विधानसभा में सिखाया पढ़ाया, वो लोग भी छोड़ के गए अपने कुछ कुछ चीजें बचाने के लिए। अभी उसको क्या कर सकते हैं सिस्टर? अभी आप यहाँ इस समुद्र मंथन में बैठिए। हाँ, आपको अगर अच्छा ऑफर कोई और चैनल से आते तो व्हाट यू विल डू? यू विल गो? सर, 20 सो साल यही हो गए। दैट इज ओके, आई डोंट माइंड, वो बात नहीं है। मेरा कहना नहीं, जाने वाले को सोचना चाहिए कि मैं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। राज ठाकरे साहब ने सम्मान दिया, कुछ लोग बाला आप साहब पर, जी ने आप पर आरोप सम्मान दिया। कर गए कुछ लोग, आपने अरे सुना? मैं तो जो भी मेरे पार्टी से जाता है ना, वो राज ठाकरे साहब के ऊपर नहीं बोल सकते। तो मैं तो बंदा बैठा ही हूं, कटकारस्थानी। हाँ, वो क्या बढ़ रहा है? एक पंच बैग होती ये है, तो एक पंचमान लगता है, एक पंच बैग होती है। चलता है। आपकी पार्टी के आप हैं? देखो, हाँ, हमारे जिसको जैसे जो कहना कार्यकर्ता चाहिए। ना, पार्टी में जो जिम्मेदारी मिलती है, पंच बैग की तो पंच बैग की, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो लेने के लिए तैयार है। और लोग जैसे फूल में स्वागत करते हैं, वैसे कभी कभी गालियां भी खानी पड़ती है। इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं। अच्छा, अभी मुंबई के जो चुनाव है उसमें क्या रणनीति है, क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? अगर हम मुद्दों की बात करें, सिर्फ एक मराठी रहेगा मैं या तो और भी सिंपल चीजें मैंने बोली कि हमारा सीधा सीधा ये है कि मराठी अस्मिता नंबर 1 और मुंबई के लिए हमारा विजन, अच्छा, मैनिफेस्टो रेडी जो हमने मैनिफेस्टो बनाया है, इस मैनिफेस्टो को हम पूरा करेंगे। जानबूझ के मैंने लाया है। उसके अलावा- लग रहा था पूरा मैनिफेस्टो लेके आए। उसके अलावा ये मैनिफेस्टो पूरा करने की जिम्मेदारी ये हमारी दोनों पार्टियों की है। इसके पहले के 4 इलेक्शन में हमने जो मैनिफेस्टो दिया उसको पूरा किया। और 3 चीजें हमारी दोनों पार्टियों के बारे में लोगों को मालूम है मुंबई के, कि मुंबई में अगर सुरक्षित रहना है तो ठाकरे ये नाम होना ही चाहिए। नंबर 1 सुरक्षा जैसे है वैसे विश्वास है कि मैं इनके पास में जाऊंगा, मेरा काम होगा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो मैंने कही, अवेलेबिलिटी, कि हमारे दोनों के कार्यकर्ता 24 घंटा मुंबई की सेवा के लिए अवेलेबल है। बस एक सवाल टाइम अप होने पर पहले पूछना चाहती हूँ। आपने जैसे असेंबली में भी कहा था और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी आप लोगों ने कहा था कि चुनाव चिन्ह नहीं होने का, नाम नहीं होने का बहुत नुकसान सहा है आप लोगों ने। क्या सिविल पोल्स में भी आप लोग को इस बात का नुकसान सहना पड़ा? जरूर, जो हमारा सालों साल लेकिन से मशाल तो symbol- लोग पहचानने लगे हैं नहीं? सालों साल से हमारा जो सिंबल था, जो लोगों के आज भी मन में बैठा हुआ है बाड़ा साहब का, उसका तो जरूर फटका बैठेगा। हम तो चिल्ला रहे, हम तो कोर्ट में तो कितनी बार से, तो हम तो यही कहते हैं कि जस्टिस डिलेड ये जस्टिस डिनाइड। तो हमारे साथ में वैसे ही हुआ है, उसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं। लड़ने की हमारी फितरत है। तो असर पड़ेगा इसका? असर तो जरूर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा। सालों साल तुमने कमाई हुई मेहनत पे अगर कोई डकेट डालेगा, अगर चोरी करेगा, तो घर में तो थोड़ा तो नुकसान तो होना ही है।
तो उस लेकिन नुकसान को लेके सामने भी फिर से हम लड़ने की तैयारी में हैं और हम जरूर लड़ेंगे। चलिए ठीक है। देखिए परब साहब और नांदगांवकर साहब, ये मराठी अस्मिता वर्सेस हिंदुत्व की लड़ाई है और शिवसेना जो है वो मुंबई की एक तरीके से 25 साल से मुंबई की सेवा में है और इस बार जो 20 साल में नहीं हुआ वो हुआ है कि दो ठाकरे बंधु जो है, ब्रदर जो है, वो साथ में आए हैं, साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजा जो भी हो 16 तारीख को हमें देखने को मिलेगा, लेकिन आपने समय निकाला। मैं आपका एक बात कहता हूं, ये मराठी और हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है। मराठी और हिंदू तो कोई अलग नहीं है, वो साथ में ही चलते हैं। हम लोग बॉर्न है ना, मराठी है वैसे हिंदू भी है, हम बॉर्न है और हमारे खून में वही बहता है। लोगों को लाना पड़ता है, हमारे खून में बाला साहब ने ऐसा भर के रखा है कि कभी जा भी नहीं सकता है। लेकिन ये जो इम्तिहान है ये ठाकरे नाम का है। करेक्ट है, जरूर, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं 16 इस नाम तारीख को लेके हम लोगों के सामने जाएंगे। 16 तारीख को। थैंक यू। 16 तारीख का इंतजार रहेगा, फिर मिलेंगे। Thank you. और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा नांदगांवकर साहब और परब साहब का। और इंडिया टुडे मैगजीन को 50 साल पूरे हुए हैं, तो एक उसकी खास एडिशन जो है वो आपको भेंट करना चाहेंगे। प्लीज। थैंक यू डियर।